मित्रों, पंडित लीलाचंद जोशी के पूर्व भाग में जो आत्महत्या की घटना को मैंने आपको सुनाया, वो लौटकर अंत में अपने मित्र के घर पहुँचे और आगे की फिर कथा देखिए। इस घटना के वर्णन से आप मेरे विचित्र स्वभाव के पागलपन का एक चूड़ांत दृष्टांत वाला नमूना पा जाएंगे। इस घटना की याद आ जाने पर मुझे अपने स्वभाव पर आश्चर्य भी होता है, हंसी भी आती है। आखिरी अधूरी आत्महत्या के इस सारे कांड के पीछे एकमात्र एक धारणा काम कर रही थी कि मेरे साहित्यिक रचनाओं और साहित्यिक विचारों को कोई नहीं समझ पाएगा। इससे भी आश्चर्य इस बात पर होता है कि किसी अनजाने प्रेत लोक से आई हुई वह भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूर्णतः सिद्ध होकर रही और आज तक भी उस स्थिति में कोई बदलाव हिंदी साहित्य जगत के किसी कोने से भी नहीं आने पाया है। इतनी सच्ची थी वह भविष्यवाणी। जोशी जी के इस घटना को बतलाने के बाद कहा कि मई 27 में सरस्वती पत्रिका के किसी अंक में कहानी परदेसी के नाम से प्रकाशित हुई है। मैं अनुभव करता रहा कि वह अपने हिस्से में आए हुए भोग को ही उपन्यास का नायक बनाते हैं, किंतु कवि की प्रेसी पर उन्होंने कहा कि मैंने इसका नामकरण इसलिए इस तरह रखा है कि लोग आकर्षित होकर पढ़ें। यह अपने में एक नए ढंग का उपन्यास है जिसकी जितनी आस्था जोशी जी की उसके साथ जुड़ी है उतनी ही मेरी भी जुड़ी है। फ़र्क इतना है कि वे लेखक हैं, मैं उसका शुद्धिकर्ता। इस बार उनसे जब मैं मिला तो प्रयाग से निकलने वाली एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित कनुप्रिया पर आलोचना के संदर्भ में बोले, जब आलोचक को आलोचना किसी अच्छी पुस्तक की नहीं करनी आती तो क्यों अच्छी पुस्तकों को चौपट कर अपना आक्रोश मिटाती हैं। मैं सोचता रहा कि जोशी जी अभी भी कितनी तेज हैं, वहाँ जहाँ से अपने को गलत स्वीकार कर लोगों से क्षमा मांग लेते हैं, वहीं गलत कार्य को पचा भी नहीं पाते। उनकी 75वीं वर्षगांठ पर देखिए बड़ा अच्छा देखने को मिला। ये बात 6 दिसंबर 1977 की है। 7 दिनों बाद वह अपनी 75वीं वर्षगांठ पूर्ण करेंगे। मेरे घर पहुंचने पर जोशी जी बोले, देखो राकेश जी, आज मैं खुद ही प्रश्न करूंगा और खुद ही उत्तर दूंगा, तुम केवल श्रोता की तरह सुनो। जिस साक्षात्कार के लिए मैं तैयार नहीं था, मुझे अपने आप स्वमेव मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो प्रश्नकर्ता की हैसियत से बोले, आपने पिछली गर्मियों में पंथनगर में क्या लिखा? कृपया इस पुस्तक के विषय में सामायिक परिकल्पना को विस्तार से बताने की कृपा करें। प्रश्न के बाद जोशी जी ने उत्तर देने की मुद्रा में आ गए और बोले, देखो भाई, कुछ लिखने की योजना तो और थी, परंतु ऋतु चक्र का द्वितीय भाग कई मित्रों ने लिखने की मांग की थी। मेरे मन में विचार आया, इसलिए कोई स्थान ढूंढ रहा था। पहले पहाड़ पर जाने के पूर्व वर्षों की तरह विचार हुआ, परंतु इस बार मेरी अतिशय रुग्णावस्था को ध्यान में रखकर घर वाले कहीं जाने को तीव्र शक्ति से मना कर रहे थे। फिर भी मेरा मन नहीं माना। सौभाग्य से मेरे बड़े लड़के श्री नरेश चंद्र जोशी का एक पत्र इसी बीच मुझे मिला। नरेश आजकल पंथनगर के एक बैंक में हैं। उसने लिखा कि इस बार आप यहीं आ जाते हैं, यहाँ पहाड़ सा वातावरण है, लिखने के लिए अनुकूल है। पंतनगर बरेली और काठगोदाम के बीच तराई क्षेत्र का नया बसा उपनगर है। मैंने नरेश जी की बात मान ली और सीधा चला गया। मन में सोचा, यदि पंतनगर अपने अनुकूल न पड़ा तो मैं सीधे नैनीताल जाकर एक होटल में प्रवास करूंगा, किंतु वैसा ही स्वाभाविक था। पंतनगर का वातावरण प्रारंभ से मेरे अनुकूल पड़ा। यदि सच पूछा जाए तो पंतनगर न नगर है, न कस्बा, न ही गाँव। इसकी स्थापना कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रेरणा से सन 1960-65 के बीच कभी हुई थी। कृषि संबंधी विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से यह नगर बसा था, किंतु आज वह विशद और व्यापक और बहुविषयी संबंधित विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका है। यहाँ कृषि संबंधी जो भी अनुसंधान हो रहे हैं वे सारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि संसार के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में इसकी बड़ी मान्यता है। अपने देश में तो इसके अनुसंधान के विपुल लाभ हो रहे हैं। मेरे चिरंजीव नरेश
को विश्वविद्यालय के अधिकारियों की कृपा से विश्वविद्यालय कैंपस के मध्य एक अच्छा सा मकान मिल गया था। वह मकान जहाँ पर है उसे फूल बाग कहते हैं। विश्वविद्यालय के प्रबंधक विभाग ने इस क्षेत्र के चारों ओर देशी और विदेशी फूलों के सुंदर सुंदर पेड़ लगा रखे हैं। अप्रैल के माह में ही मैं जब पहुंचा तब सारे क्षेत्र में फूलों की अजब बहार छाई थी। देखकर मेरी तबीयत बाग बाग हो गई। अपने बेटे के डेरे में पहुंचने पर अपने प्रयाग के घर से कई गुना अधिक सुविधा, आराम, एकांत प्राप्त हुआ। चारों ओर के वातावरण में एक बहुत ही खुशनुमा एकांत छाया हुआ था। रात रात और दिन दिन नाना प्रकार के पंछी सुहावनी बोलियों का वैविध्य जी को अत्यंत लुभावना बना रहे थे। घर का भोजन मेरी रुचि के अत्यधिक अनुकूल पड़ता था। मेरी 2 जुड़िया पोतियाँ, उनकी माता श्रीमती चंद्र जोशी और मेरे पुत्र नरेश चंद्र जोशी मुझे बूढ़े रोगी की सेवा में सतत तत्पर रहते। मेरे दोनों पोतियों उम्र करीब 5 साल की, अभी उम्र के हिसाब से बहुत अधिक बुद्धिमान, खुशदिल और खिलंदड़ पसंद हैं और चुहलबाज भी। मुझको पग पग में मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए बड़े प्यार से डांटती रहती हैं। मेरा हाथ पकड़कर एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचाती रहती हैं। इनके नाम का विचित्र किस्सा है। अभी तक कोई निश्चित नाम नहीं तय हो पाया। प्रारंभ में इनका नाम मैंने ही अवज्ञा के साथ कविता और सविता रख दिया, पर इनकी माँ को यह नाम कुछ जचे नहीं और पास पड़ोस के मित्रों, दूसरे युवक युवतियों के ने बहुत हुलाना देते हुए मुझसे कई बार कहा कि आप प्रसिद्ध उपन्यासकार होते हुए क्या इनका कोई अच्छा सा नाम नहीं रख सकते। मैंने स्वीकार किया कि यह प्रश्न मेरे लिए बड़ी चुनौती है। प्राचीन, अर्वाचीन और आधुनिक साहित्य में आए हुए अनेक नाम मैंने सोचकर कोई नाम मेरे अनुकूल नहीं हुआ। नामों का यह जोड़ा मुझे बहुत पसंद था। उसे मेरे परम आत्मीय श्री ओंकार शरद पहले ही अपनी पोतियों के संबंध में उसे चुन चुके थे। सोनाली और रूपाली नामों का दूसरा जोड़ा जो मुझे पसंद आ सकता था, बिंदु और सिंधु। मेरी कल्पना में बिंदु बहुत उपयुक्त नाम था, पर सिंधु मुझे जचा नहीं। कारण एक अदिनी सी बच्ची को सिंधु के नाम से पुकारने से मेरी कल्पना में उत्ताल तरंगमाला, समाकुल महासागर की तस्वीर चलने लगती थी। इसलिए मैंने उनका नाम बहुत सोचने के बाद कविता कौमुदी रखा। यह नाम सौभाग्य से उनके माता पिता को भी अच्छा लगा। माता पिता का विरोध तो नहीं था, पर जिस लड़की का नाम कौमुदी रखा था वह आरंभ से ही उसका उत्कट विरोध करती रही। जब मैंने बार बार अर्थात 100 बार से अधिक उस लड़की को समझाया कि कौमुदी कविता से भी अच्छा नाम है और कौमुदी का अर्थ इस तरह से समझाना प्रारंभ किया कि कविता की अपेक्षा कौमुदी सुंदर और श्रेष्ठतर नाम है, क्योंकि कौमुदी की ही कविता की प्रेरक है आदि आदि। बाद में मुझे इस संबंध में विकट नितांत भ्रम होने लगा कि इन दोनों में कौन कविता है कौन कौमुदी। जब मैं उससे कुछ बतियाने लगता तब सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में यही निकलता और कहता कि जो कविता है वो मेरी दाईं ओर बैठे और कौमुदी बाईं तरफ बैठे। जिस बच्ची का नाम कौमुदी रखा था, जिसे मैं अपने नाम की श्रेष्ठता समझाते हार जाता था, वह मुझे अपने को कविता बताने लगती और उसकी बड़ी बहन उसको उसकी गलती का विरोध न करके ये कहती हाँ ये ठीक बोल रही है। इस प्रकार दोनों से प्रतिदिन उनके नामों के बारे में मेरी बहस चलती रही। दोनों ये जानती हैं कि संबंध में मैं बराबर क्रम भ्रम में पड़ जाता हूँ। इस बात से दोनों प्रसन्न होती और खिलखिलाती। यह तो बात हुई मेरे दोनों पोतियों के नामों के झगड़ों की।